गर्मी की दोपहर थी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में, जहां हवा भी धीरे चलती है जैसे थक गई हो, वहां आंगन में एक पुराना सा संदूक रखा था। उस संदूक पर मोटी धूल जमी हुई थी, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ तक न हो। आरव उस संदूक के पास बैठा था। उसके हाथ में मोबाइल था, लेकिन उसका ध्यान स्क्रीन पर नहीं, उस संदूक पर था। मां, इसमें क्या है? उसने हल्के से आवाज लगाई। रसोई से उसकी मां की आवाज आई। कुछ नहीं, पुराने कागज होंगे, छोड़ दे उसे। लेकिन कुछ नहीं, अक्सर बहुत कुछ होता है। आरव ने धीरे से संदूक का ढक्कन उठाया। धूल हवा में उड़ी और उसे हल्की खांसी आ गई। अंदर पुराने कागज, कुछ तस्वीरें और एक फटी हुई डायरी रखी थी। उसने डायरी उठाई, पहला पन्ना खोला। ऊपर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद तुम मेरे खून से हो। आरव का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। ये किसकी डायरी है? उसने खुद से कहा। तभी उसके दादा आंगन में आए। उनकी चाल धीमी थी, लेकिन आंखें अभी भी तेज थीं। तूने वो खोल लिया? दादा ने पूछा। आरव थोड़ा घबरा गया। दादा, ये किसकी है? दादा कुछ पल चुप रहे। उन्होंने संदूक की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ। ये तेरे परदादा की है, रघुवीर सिंह। नाम सुनते ही जैसे हवा बदल गई। परदादा? हाँ, लेकिन वो सिर्फ हमारे परदादा नहीं थे। दादा की आवाज में एक अजीब सा भार था। वो एक ऐसे इंसान थे जिनके बारे में गांव में भी अब कोई बात नहीं करता। आरव के अंदर जिज्ञासा और बढ़ गई। क्यों? दादा ने गहरी सांस ली। क्योंकि उनकी कहानी अधूरी रह गई, और अधूरी कहानियां लोगों को डराती हैं। आरव ने डायरी फिर खोली। पन्नों पर पुराने जमाने की लिखावट थी, लेकिन हर शब्द में एक अजीब सी ताकत थी। मैं रघुवीर सिंह, एक किसान का बेटा, लेकिन मेरे सपने खेत की मेड़ से बड़े हैं। आरव पढ़ता गया और उसके सामने एक नई दुनिया खुलती गई। रघुवीर एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे। उनके पास ज्यादा पढ़ाई का मौका नहीं था, लेकिन सीखने की भूख बहुत बड़ी थी। वो हर चीज सीखना चाहते थे। खेती, पढ़ाई, हथियार चलाना, लोगों से बात करना। जैसे उन्हें पता हो कि जिंदगी में सिर्फ एक स्किल से काम नहीं चलेगा। डायरी में एक जगह लिखा था, जो इंसान खुद को सिर्फ एक चीज तक सीमित कर लेता है, वो खुद अपनी ताकत को कम कर देता है। अगर तुम सच में कैपेबल बनना चाहते हो तो हर फील्ड को थोड़ा थोड़ा समझो। आरव ने ये लाइन 2 बार पढ़ी। उसे अपने आप पर थोड़ा अजीब लगा। वो खुद क्या कर रहा था? दिन भर मोबाइल, रील्स और कभी कभी पढ़ाई। मैं कैपेबल हूं? उसने खुद से पूछा, लेकिन जवाब साफ था, नहीं। तभी उसकी छोटी बहन काव्या वहां आ गई। भैया, क्या देख रहे हो? परदादा की डायरी। वो तो फ्रीडम फाइटर थे ना? आरव ने चौंक कर देखा। तुझे कैसे पता? काव्या मुस्कुराई। स्कूल में एक बार टीचर ने नाम लिया था, लेकिन डिटेल्स नहीं बताई। दादा ने धीरे से कहा, क्योंकि डिटेल्स किसी को पता ही नहीं। आंगन में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। आरव ने फिर पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि कैसे रघुवीर ने अपने गांव के बाहर की दुनिया देखने का फैसला किया। वो सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने शहर जाकर काम किया, लोगों से मिले, अलग अलग चीजें सीखी। कभी वो एक दुकानदार के साथ काम करते, कभी किसी स्कूल में बैठकर बच्चों के साथ पढ़ते। वो हर जगह से कुछ ना कुछ सीख लेते। एक जगह लिखा था, अगर तुम्हें हर फील्ड में मास्टरी चाहिए तो तुम्हें ईगो छोड़नी पड़ेगी। कभी छोटा बनकर सीखना पड़ेगा, कभी बड़ा बनकर सिखाना पड़ेगा। आरव को ये लाइन अंदर तक लग गई। उसे याद आया कैसे वो अपने दोस्तों के सामने कभी एडमिट नहीं करता कि उसे कुछ नहीं आता। वो हमेशा दिखाता था कि वो सब जानता है, लेकिन असल में वो कुछ भी डीपली नहीं जानता था। डायरी आगे बढ़ती गई। रघुवीर ने लिखा था कि कैसे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे आंदोलनों के बारे में सुना। पहले तो वो डर गए। मैं एक साधारण इंसान हूं, मैं क्या कर सकता हूं? लेकिन फिर उन्होंने खुद को जवाब दिया, अगर मैं कैपेबल बन चुका हूं तो मेरा फर्ज है कि मैं उसका इस्तेमाल करूं। यहीं से उनकी असली जर्नी शुरू हुई। उन्होंने सिर्फ लड़ाई नहीं सीखी, बल्कि प्लानिंग, कम्युनिकेशन, स्ट्रैटेजी, हर चीज पर काम किया। वो समझ गए थे कि आजादी सिर्फ ताकत से नहीं मिलेगी, बल्कि दिमाग से भी मिलेगी। आरव पढ़ते पढ़ते जैसे उस समय में पहुंच गया था। उसे लग रहा था जैसे वो खुद रघुवीर के साथ चल रहा है। तभी उसने एक पन्ना पलटा और वहां एक तस्वीर चिपकी हुई थी। तस्वीर में एक जवान आदमी था, आंखों में आग और चेहरे पर शांति। ये तेरे परदादा? दादा ने कहा। आरव ने तस्वीर को ध्यान से देखा। उस चेहरे में कुछ था, एक कॉन्फिडेंस, एक क्लैरिटी।
जो आजकल बहुत कम लोगों में दिखता है। दादा, उन्होंने क्या किया था? दादा कुछ पल चुप रहे। उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन कभी किसी को बताया नहीं। क्यों? क्योंकि उनके लिए काम करना इंपॉर्टेंट था, क्रेडिट लेना नहीं। ये बात आरव को चुभ गई। आज के टाइम में हर कोई क्रेडिट के पीछे भागता है, वो खुद भी। हर छोटी अचीवमेंट को सोशल मीडिया पर डालना, लाइक्स का इंतजार करना। क्या वो भी कैपेबल बनने के बजाय सिर्फ दिखावा कर रहा था? डायरी के आखिरी पन्नों में कुछ अजीब सा था। लिखावट थोड़ी जल्दी में थी, जैसे किसी ने जल्दी जल्दी लिखा हो। अगर ये डायरी तुम्हारे पास पहुंची है तो समझ लो कि मेरा काम अधूरा रह गया। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। अधूरा काम? उसने आगे पढ़ा। मैंने सिर्फ आजादी के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे भारत के लिए लड़ाई लड़ी जहां हर इंसान कैपेबल हो, जहां लोग किसी एक फील्ड में नहीं बल्कि हर सिचुएशन में खुद को संभाल सकें। आरव की आंखें नम हो गईं। वो सोचने लगा, क्या आज हम वैसे हैं? क्या हम कैपेबल हैं, या हम सिर्फ कंप्लेन करने वाले लोग बन चुके हैं? तभी उसने आखिरी लाइन पढ़ी। अगर मेरे खून का कोई ये पढ़ रहा है तो मैं उससे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी कहानी पूरी कर देना। आरव ने डायरी बंद कर दी। उसका दिमाग पूरी तरह बदल चुका था। अब वो वही लड़का नहीं था जो कुछ देर पहले मोबाइल चला रहा था। उसके अंदर एक सवाल जल रहा था, क्या मैं कैपेबल बन सकता हूं, और क्या मैं परदादा की कहानी पूरी कर सकता हूं? दादा ने उसकी तरफ देखा। क्या सोच रहा है? आरव ने धीरे से कहा, दादा, मैं उनकी कहानी जानना चाहता हूं, पूरी। दादा की आंखों में हल्की चमक आई, लेकिन साथ में एक डर भी था। यह रास्ता आसान नहीं है आरव। आरव ने बिना सोचे जवाब दिया, मुझे आसान नहीं चाहिए। हवा फिर से चलने लगी थी, लेकिन इस बार उसमें कुछ अलग था, जैसे कोई पुरानी कहानी फिर से जिंदा हो रही हो। और आरव को यह अंदाजा भी नहीं था कि इस एक फैसले के बाद उसकी जिंदगी कितनी बदलने वाली है, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक चैलेंज था, खुद को हर फील्ड में कैपेबल बनाने का। और इस जर्नी में उसे सिर्फ अपने परदादा के राज ही नहीं, बल्कि अपने अंदर की कमजोरियों का भी सामना करना था, जो अभी तक छुपी हुई थी। रात गहरी हो चुकी थी। गांव में चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। लेकिन आरव के अंदर जो हलचल थी वो किसी शोर से कम नहीं थी। वो अपने कमरे में बैठा था, सामने वही पुरानी डायरी खुली हुई थी। मोबाइल एक तरफ पड़ा था, लेकिन आज पहली बार उसे उठाने का मन नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में बार बार वही लाइन घूम रही थी, मेरी कहानी पूरी कर देना। वो सोच रहा था, मैं आखिर कर क्या सकता हूं? मैं तो बस एक नॉर्मल सा लड़का हूं, ना मुझे हिस्ट्री की ज्यादा नॉलेज है, ना कोई खास स्किल। लेकिन फिर उसे डायरी की एक और लाइन याद आई, कोई भी कैपेबल पैदा नहीं होता, कैपेबल बनता है, और वो भी धीरे धीरे। आरव ने गहरी सांस ली। अगर परदादा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? अगली सुबह उसने कुछ अलग किया। वो रोज की तरह देर तक सोया नहीं रहा। सूरज निकलने से पहले ही उठ गया। माँ ने उसे जल्दी उठते देखा तो हैरान हो गई। आज क्या हो गया, बुखार तो नहीं है? आरव हल्का सा मुस्कुराया। नहीं माँ, बस थोड़ा काम करना है। कौन सा काम? वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अपने आप पर। माँ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर गर्व और चिंता दोनों दिख रहे थे। आरव सीधा दादा के पास गया। दादा, मुझे सब जानना है, परदादा के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में, सब कुछ। दादा ने उसे ध्यान से देखा। जानना आसान है, समझना मुश्किल, और उस पर चलना सबसे मुश्किल। मैं तैयार हूं, आरव ने बिना हिचकिचाए कहा। दादा ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। तेरे परदादा सिर्फ फ्रीडम फाइटर नहीं थे, वो एक लर्नर थे। उन्होंने हर फील्ड में खुद को ट्रेन किया था, खेती से लेकर स्ट्रैटेजी तक, लोगों को जोड़ने से लेकर खुद को कंट्रोल करने तक। आरव ध्यान से सुन रहा था। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज बाहर नहीं था, अंदर था, दादा ने कहा। मतलब ये कि उन्हें अपने डर, अपनी कमजोरी, अपनी आलस, इन सबको हराना पड़ा, और यही सबसे मुश्किल होता है। ये बात आरव को सीधे दिल में लगी। उसे अपनी आदतें याद आईं, लेट उठना, काम टालना, फोकस ना होना। दादा, उन्होंने शुरुआत कैसे की? दादा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बहुत छोटी शुरुआत से। उन्होंने बताया कि कैसे रघुवीर ने सबसे पहले अपनी दिनचर्या बदली। वो रोज सुबह जल्दी उठते, शरीर को मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज करते, फिर कुछ नया सीखते। कभी वो किताब पढ़ते, कभी किसी बुजुर्ग से बात करके अनुभव लेते। वो हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाते थे,
बस थोड़ा, दादा ने कहा। आरव ने उसी वक्त फैसला कर लिया। उसने अपनी एक नोटबुक निकाली और लिखना शुरू किया। डे 1, बिकमिंग कैपेबल। उसने तय किया कि वो भी छोटे छोटे स्टेप्स से शुरू करेगा। पहला स्टेप, डिसिप्लिन। लेकिन रियल टेस्ट तो अब शुरू हुआ था। पहले दिन सब ठीक रहा। उसने एक्सरसाइज की, थोड़ा पढ़ा और गांव के एक बुजुर्ग से बात की जो पहले आर्मी में थे। उनसे उसने डिसिप्लिन और करेज के बारे में सीखा। उसे अच्छा लगा। शायद ये इतना मुश्किल नहीं है, उसने सोचा। लेकिन दूसरा दिन वो अलार्म बजने के बाद भी उठ नहीं पाया। जब आंख खुली तब तक सूरज ऊपर आ चुका था। बस आज ही, उसने खुद से कहा। लेकिन ये बस आज ही सबसे बड़ा ट्रैप होता है। पूरा दिन वो गिल्ट में रहा। रात को उसने डायरी में लिखा, डे 2 फेल्ड। उसका मन हुआ छोड़ देने का। मैं नहीं कर पाऊंगा, ये सब मेरे बस का नहीं है। लेकिन तभी उसे परदादा की डायरी याद आई। उसने फिर से एक पन्ना खोला। उसमें लिखा था, अगर तुम गिरते हो तो इसका मतलब है कि तुम चलने की कोशिश कर रहे हो। असली हार तब होती है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। आरव ने नोटबुक बंद की और खुद से कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। अगले दिन उसने फिर से शुरुआत की। धीरे धीरे उसने अपनी रूटीन को स्टेबल करना शुरू किया। लेकिन सिर्फ डिसिप्लिन काफी नहीं था, उसे स्किल्स भी सीखनी थी। उसने सोचा, कौन सी स्किल्स? उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी काव्या ने कहा, भैया, अगर तुम्हें सच में कैपेबल बनना है ना, तो हर चीज थोड़ी थोड़ी सीखो, जैसे स्कूल में अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। यह सिंपल बात उसके दिमाग में बैठ गई। उसने अपने दिन को अलग अलग हिस्सों में बांटना शुरू किया। सुबह फिजिकल स्ट्रेंथ, दोपहर में नॉलेज और शाम को कम्युनिकेशन स्किल्स। वो लोगों से बात करने लगा, उनकी स्टोरीज सुनने लगा। पहले वो ऑकवर्ड फील करता था। कभी कभी लोग इग्नोर भी कर देते थे, लेकिन उसने कोशिश नहीं छोड़ी। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उससे पूछा, तू इतना क्यों सीख रहा है? आरव ने बिना सोचे कहा, ताकि मैं कैपेबल बन सकूं। बुजुर्ग हंसे। कैपेबल बनने के लिए सिर्फ सीखना काफी नहीं, उसे यूज करना भी सीख। ये बात उसके लिए एक नया लेसन थी। अब उसने सिर्फ सीखना नहीं, अप्लाई करना भी शुरू किया। वो छोटे छोटे काम करने लगा। किसी की मदद करना, गांव के बच्चों को पढ़ाना, घर के काम में हाथ बटाना। धीरे धीरे उसे खुद में चेंज महसूस होने लगा। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। लेकिन जर्नी अभी आसान नहीं थी। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे बुलाया, चल यार, आज क्रिकेट खेलते हैं। तू भी बहुत सीरियस हो गया है। आरव कुछ पल के लिए कंफ्यूज्ड हो गया। वो पहले जैसा लाइफ जीना चाहता था या नया रास्ता? थोड़ा बैलेंस रखना चाहिए, उसने सोचा और उनके साथ चला गया। लेकिन धीरे धीरे वो फिर से उसी पुराने रूटीन में फंसने लगा। लेट नाइट, नेक्स्ट डे लेजी। 3 दिन ऐसे ही निकल गए। जब उसने फिर से अपनी नोटबुक खोली तो उसे खाली पेजेस देखकर शर्म आई। मैं फिर से वही बन रहा हूं। उस रात वो सो नहीं पाया। वो आंगन में गया और दादा के पास बैठ गया। दादा, मैं फेल हो रहा हूं। दादा ने उसकी तरफ देखा। तू फेल नहीं हो रहा, तू सीख रहा है। लेकिन मैं कंसिस्टेंसी नहीं रख पा रहा। दादा ने धीरे से कहा, कंसिस्टेंसी कोई टैलेंट नहीं है, ये एक डिसीजन है जो हर दिन लेना पड़ता है। आरव चुप हो गया। और एक बात याद रख, दादा ने आगे कहा, तेरे परदादा भी परफेक्ट नहीं थे। वो भी गिरे, भटके, लेकिन उन्होंने एक चीज नहीं छोड़ी, अपना पर्पस। पर्पस, ये शब्द उसके अंदर गूंजने लगा। मेरा पर्पस क्या है? उसने खुद से पूछा। तभी उसे डायरी की आखिरी लाइन याद आई, मेरी कहानी पूरी कर देना। उसकी आंखों में फिर से चमक आ गई। मेरा पर्पस यही है। अगले दिन उसने एक बड़ा डिसीजन लिया। वो सिर्फ खुद को इंप्रूव नहीं करेगा, वो परदादा की पूरी स्टोरी ढूंढेगा। उसने दादा से पूछा, क्या कोई और भी है जो उनके बारे में जानता हो? दादा ने थोड़ा सोचा, फिर कहा, एक आदमी है, शहर में रहता है, तेरे परदादा का साथी था, अब बहुत बूढ़ा हो चुका है। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। कहाँ मिलेगा? दादा ने एक पुराना पता लिखा और उसे दिया। लेकिन याद रख, जो तू जानने जा रहा है वो आसान नहीं होगा। आरव ने कागज को मजबूती से पकड़ा। मुझे आसान नहीं चाहिए। अब ये सिर्फ एक सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी नहीं थी, ये एक मिशन बन चुका था। एक ऐसा मिशन जो उसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर ले जाने वाला था, जहां उसे सिर्फ स्किल्स ही नहीं बल्कि करेज, पेशेंस और सैक्रिफाइस भी सीखना था। और उसे ये अंदाजा भी नहीं था कि उस शहर में उसे सिर्फ आंसर्स नहीं बल्कि ऐसे सवाल मिलने वाले हैं जो उसकी पूरी सोच को हिला देंगे। शहर जाने वाली बस सुबह 6 बजे निकलती थी।
उस दिन आरव पहली बार इतनी जल्दी बस अड्डे पर पहुंचा था जब आसमान हल्का हल्का नीला हो रहा था और चाय की दुकानों से उठती भाप में ठंडक घुली हुई थी। हाथ में दादा का दिया हुआ कागज था जिस पर एक नाम और अधूरा सा पता लिखा था। कागज की सिलवटें जैसे बता रही थीं कि यह सिर्फ एक एड्रेस नहीं, किसी पुराने समय का दरवाजा है। बस चली तो गांव पीछे छूटता गया। खेत, कच्चे घर और वो आंगन जहां उसने डायरी पहली बार खोली थी, सब धीरे धीरे धुंधला हो गया। लेकिन उसके अंदर जो साफ हो रहा था वो था उसका पर्पस। उसने अपनी नोटबुक निकाली और लिखा, डे 18, मिशन बिगिंस। शहर पहुंचते ही उसे पहली बार एहसास हुआ कि दुनिया कितनी बड़ी है। हर तरफ भीड़, आवाजें, भागती हुई जिंदगियां। उसे कुछ पल के लिए लगा कि वो यहां खो जाएगा, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, अगर कैपेबल बनना है तो अनफेमिलियर जगहों से डरना बंद करना पड़ेगा। पते के अनुसार उसे पुराने शहर की तरफ जाना था। तंग गलियां, पुराने मकान और दीवारों पर उखड़ी हुई पुताई, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे समय यहां ठहर गया हो। कई लोगों से पूछने के बाद आखिरकार वो एक छोटे से घर के सामने पहुंचा। दरवाजे पर नाम लिखा था, श्यामलाल वर्मा। आरव ने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद अंदर से धीमी आवाज आई, कौन? मैं आरव, रघुवीर सिंह का परपोता, उसने थोड़ा हिचकते हुए कहा। दरवाजा खुला। सामने एक बहुत बूढ़े आदमी खड़े थे, आंखों में धुंधलापन लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति। उन्होंने कुछ पल तक आरव को देखा, फिर धीरे से कहा, अंदर आओ। घर के अंदर पुरानी तस्वीरें लगी थी। एक कोने में लकड़ी की कुर्सी, पास में एक छोटी सी मेज और उस पर दवाइयां। सब कुछ बहुत साधारण लेकिन सजीव। तुम सच में रघुवीर के खून से हो? श्यामलाल जी ने पूछा। जी। आरव ने डायरी आगे बढ़ाई। ये उनकी है? श्यामलाल जी के हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। उन्होंने डायरी को ऐसे पकड़ा जैसे कोई खोई हुई चीज वापस मिल गई हो। इतने सालों बाद उन्होंने बुदबुदाया। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर श्यामलाल जी ने गहरी सांस ली। तुम्हें क्या जानना है? आरव ने बिना घुमाए सीधा कहा। मैं उनकी कहानी पूरी करना चाहता हूं और खुद को कैपेबल बनाना चाहता हूं। श्यामलाल जी की आंखों में हल्की चमक आई। तो फिर तुम्हें सिर्फ उनकी जीत नहीं, उनकी हार भी जाननी होगी। आरव ध्यान से सुनने लगा। रघुवीर बहुत तेज दिमाग का था, उन्होंने शुरू किया, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी सीखने की आदत थी। वो हर सिचुएशन में खुद को ढाल लेता था। कभी वो किसान बन जाता, कभी व्यापारी, कभी एक साधारण मजदूर, ताकि वो लोगों को समझ सके। लेकिन फ्रीडम स्ट्रगल में सिर्फ स्किल्स काफी नहीं थे, वहां ट्रस्ट चाहिए था, और ट्रस्ट बनाना सबसे मुश्किल काम होता है। श्यामलाल जी ने एक पुरानी तस्वीर उठाई। उसमें कुछ नौजवान थे जिनमें रघुवीर भी था। हम सब एक ग्रुप थे, अलग अलग काम करते थे। कोई मैसेज पहुंचाता, कोई प्लानिंग करता, कोई रिसोर्सेज अरेंज करता। रघुवीर हर रोल में फिट हो जाता था, इसलिए हम उसे हरफन मौला कहते थे। आरव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। लेकिन एक दिन श्यामलाल जी की आवाज भारी हो गई। सब बदल गया। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। हमने एक बड़ी योजना बनाई थी। अंग्रेजों के एक इंपॉर्टेंट सप्लाई रोड को रोकना था। अगर वो सफल हो जाता तो आसपास के कई इलाकों में आंदोलन को ताकत मिलती। रघुवीर इस योजना का मुख्य हिस्सा था। उसने ही पूरा प्लान तैयार किया था। फिर क्या हुआ? आरव ने पूछा। श्यामलाल जी कुछ पल चुप रहे, जैसे वो उस पल को फिर से जी रहे हों। किसी ने धोखा दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। हमारी जानकारी अंग्रेजों तक पहुंच गई। जिस दिन हमें एक्शन लेना था उस दिन पहले से ही सैनिक तैयार थे। आरव के हाथ ठंडे पड़ गए। हम चारों तरफ से घिर गए थे। गोलियां चल रही थीं, लोग भाग रहे थे, और उस केओस में रघुवीर ने एक डिसीजन लिया। कौन सा डिसीजन? आरव की आवाज धीमी हो गई। उसने खुद को सामने कर दिया ताकि बाकी लोग निकल सकें। आरव की आंखें फैल गईं। वो जानता था कि अगर वो रुकता है तो शायद बच नहीं पाएगा, लेकिन अगर वो नहीं रुकता तो हम में से कोई भी नहीं बचता। श्यामलाल जी की आंखों में आंसू आ गए। उसने हमें चिल्लाकर कहा, भागो, अभी के अभी। और हम भाग गए। उनकी आवाज टूट गई। कमरे में भारी सन्नाटा था। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। फिर उनका क्या हुआ? उसने धीरे से पूछा। श्यामलाल जी ने सिर झुका लिया। हमें कभी नहीं पता चला। कुछ लोगों ने कहा कि वो पकड़े गए, कुछ ने कहा कि वो वहीं शहीद हो गए, लेकिन सच्चाई। उन्होंने आरव की तरफ देखा। आज तक किसी को नहीं पता। आरव के अंदर कुछ टूट गया, लेकिन साथ ही कुछ बन भी रहा था। मतलब
उनकी कहानी सच में अधूरी है? हाँ, श्यामलाल जी ने कहा, और सिर्फ इसलिए नहीं कि उनका अंत नहीं पता, बल्कि इसलिए कि उनका सपना भी अधूरा रह गया। कौन सा सपना? एक ऐसा देश जहां लोग हर परिस्थिति में खुद को संभाल सकें, जहां हर इंसान कैपेबल हो, सिर्फ बोलने में नहीं, करने में। ये शब्द सीधे आरव के दिल में उतर गए। उसे अपनी जर्नी याद आई, उसकी इनकंसिस्टेंसी, उसकी स्ट्रगल्स, उसके छोटे छोटे विंस और फेलियर्स। मैं अभी उस लेवल से बहुत दूर हूं, उसने मन ही मन सोचा। जैसे श्यामलाल जी उसके मन की बात समझ गए हों। उन्होंने कहा, कैपेबल बनने का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, इसका मतलब है हर हाल में खड़े रहना। और इसके लिए उन्होंने आगे कहा, तुम्हें एक चीज और सीखनी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी? आरव ने दोहराया। हाँ, अपने एक्शंस की, अपने डिसीजंस की और अपने पर्पस की। रघुवीर ने यही किया था, उसने कभी ब्लेम नहीं किया, उसने हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। आरव चुप हो गया। उसे याद आया कैसे वो अक्सर अपनी फेलियर्स के लिए एक्सक्यूजेस बनाता था। टाइम नहीं मिला, मूड नहीं था, डिस्ट्रैक्शन हो गया। अगर मुझे सच में कैपेबल बनना है तो ये सब बदलना पड़ेगा, उसने सोचा। श्यामलाल जी ने धीरे से कहा, तुम्हारे पास मौका है उसकी कहानी जानने का और उसे आगे बढ़ाने का, लेकिन यह आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें सिर्फ हिस्ट्री नहीं, खुद को भी फेस करना पड़ेगा। तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारा डर, सब सामने आएगा। आरव ने गहरी सांस ली। मैं तैयार हूं। श्यामलाल जी ने हल्की मुस्कान दी। ठीक है, तो फिर अगला कदम यह है कि तुम उस जगह जाओ जहां यह सब हुआ था। आरव चौंक गया। वहां? हाँ, वहीं से तुम्हें आगे के क्लूज मिलेंगे, और शायद, उन्होंने रुक कर कहा, शायद तुम्हें रघुवीर के आखिरी पलों के बारे में भी कुछ पता चले। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह अब सिर्फ एक कहानी नहीं रही थी, ये एक खोज बन चुकी थी। पता? श्यामलाल जी ने एक और कागज निकाला और उसे दिया। लेकिन याद रखना, वहां सिर्फ आंसर्स नहीं मिलेंगे, वहां तुम्हें खुद से भी लड़ना पड़ेगा। आरव ने कागज लिया और उसकी आंखों में एक नया डिटर्मिनेशन था। वो घर से बाहर निकला। शहर की भीड़ अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। अब हर चेहरा, हर रास्ता उसे कुछ सिखाने जैसा लग रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, परदादा, मैं आपकी कहानी ढूंढूंगा और खुद को भी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस जगह वो जाने वाला है वहां सिर्फ अतीत के निशान ही नहीं, बल्कि ऐसे सच छिपे हैं जो उसकी सोच, उसके विश्वास और उसके करेज की असली परीक्षा लेने वाले हैं। अगली सुबह आरव उस कागज को बार बार देख रहा था जो श्यामलाल जी ने दिया था। उस पर लिखा नाम किसी छोटे कस्बे का था जो शहर से काफी दूर था। नीचे एक जगह का जिक्र था, पुराना पुल, नदी के पास का इलाका। उसने बैग तैयार किया। ज्यादा कुछ नहीं, 2 जोड़ी कपड़े, डायरी, नोटबुक और वही पुरानी तस्वीर। जाने से पहले उसने श्यामलाल जी से मिलने का सोचा, लेकिन उनके घर का दरवाजा बंद था। पड़ोसियों ने बताया वो सुबह सुबह ही कहीं चले गए, शायद अस्पताल। आरव को हल्की चिंता हुई, लेकिन उसके पास रुकने का समय नहीं था। उसने मन ही मन धन्यवाद कहा और निकल पड़ा। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए उसे महसूस हुआ कि यह सफर अब सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने का नहीं है, यह सफर उसे बदल रहा है। हर नया कदम उसे थोड़ा और मजबूत, थोड़ा और जागरूक बना रहा था। कस्बे में पहुंचते पहुंचते दोपहर हो गई। यहां शहर की भीड़ नहीं थी, लेकिन एक अलग तरह की खामोशी थी, जैसे यहां बहुत कुछ हुआ हो पर अब कोई बोलता नहीं। उसने लोगों से पूछा, पुराना पुल कहाँ है? एक बुजुर्ग ने उंगली से रास्ता दिखाते हुए कहा, उधर। लेकिन वहां क्या काम है? आरव ने बस इतना कहा, थोड़ा काम है। पुल तक पहुंचते पहुंचते सूरज ढलने लगा था। नदी का पानी धीमी गति से बह रहा था और उसके किनारे खड़े पेड़ जैसे पुराने गवाह हों। आरव ने चारों तरफ देखा। यहां कुछ भी खास नहीं था, एक साधारण जगह, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि यहीं कुछ बड़ा हुआ था। उसने डायरी खोली और उस दिन की तारीख ढूंढने लगा जब श्यामलाल जी ने घटना बताई थी। यहीं, उसने धीरे से कहा। वो कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा, फिर उसने आंखें बंद की और इमेजिन करने की कोशिश की। गोलियों की आवाज, भागते हुए लोग और बीच में खड़े रघुवीर। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठी। क्या मैं उस सिचुएशन में होता तो ऐसा कर पाता? उसने खुद से पूछा, लेकिन जवाब आसान नहीं था। तभी उसे पास में एक छोटा सा ढांचा दिखा, जैसे कोई पुराना टूटा हुआ कमरा। वो वहां गया। दरवाजा आधा टूटा हुआ था,
अंदर धूल और जाले थे, लेकिन एक कोने में कुछ पड़ा था, लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा। उसका दिल तेज हो गया। ये क्या हो सकता है? उसने बक्सा खोला। अंदर कुछ पुराने कागज थे और एक कपड़ा जिसमें कुछ लिपटा हुआ था। उसने कपड़ा खोला। अंदर एक छोटा सा धातु का बैज था जिस पर अंग्रेजी में कुछ लिखा था, इंडियन वॉलंटियर यूनिट। आरव हैरान रह गया। उसने कागज उठाए। उनमें से एक पर कुछ जल्दी जल्दी में लिखा गया था, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो समझो हम पकड़े जा चुके हैं, लेकिन प्लान अभी खत्म नहीं हुआ। आरव की सांसें तेज हो गईं। उसने आगे बढ़ा। हमने दूसरा रास्ता तय किया है। नदी के पार वाले गांव में, वहां से सप्लाई को रोका जाएगा। अगर मैं ना पहुंचूं। वहां लिखावट रुक गई थी। आरव ने कागज को कसकर पकड़ लिया। मतलब परदादा ने प्लान जारी रखा था आखिरी वक्त तक। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई, लेकिन तभी उसके मन में एक और सवाल आया। अगर वो पकड़े गए थे तो ये कागज यहां कैसे? वो सोच में पड़ गया। क्या कोई बचा था? क्या कोई और था जो इस प्लान को आगे बढ़ा रहा था? या फिर क्या रघुवीर आखिरी वक्त तक बच गए थे? ये सवाल उसके दिमाग में घूमने लगे। उसी समय पीछे से एक आवाज आई, तुम यहां क्या कर रहे हो? आरव ने मुड़कर देखा। एक मध्यम उम्र का आदमी खड़ा था, चेहरे पर सख्ती और आंखों में शक। मैं बस ऐसे ही। झूठ मत बोलो, आदमी ने बीच में ही कहा। यह जगह कोई घूमने की नहीं है। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं रघुवीर सिंह के बारे में जानने आया हूं। आदमी का चेहरा बदल गया। तुम उन्हें कैसे जानते हो? वो मेरे परदादा थे। कुछ पल के लिए दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। फिर आदमी ने धीरे से कहा, तो तुम आखिर आ ही गए? आरव चौंक गया। आप मुझे जानते हैं? तुम्हें नहीं, लेकिन तुम्हारे आने का इंतजार था। इंतजार? आदमी ने गहरी सांस ली। मेरा नाम महेश है और मेरे दादा भी उस ग्रुप का हिस्सा थे जिसमें रघुवीर थे। आरव के अंदर एक्साइटमेंट और कंफ्यूजन दोनों बढ़ गए। तो आपको पता है आगे क्या हुआ था? महेश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, थोड़ा बहुत, लेकिन पूरी सच्चाई जानना चाहते हो तो तुम्हें खुद उसे समझना पड़ेगा। कैसे? महेश ने उस टूटे हुए कमरे की तरफ इशारा किया। यहीं से शुरू करो। जो मिला है उसे जोड़ो और जो नहीं मिला उसे सोचो। आरव को यह थोड़ा अजीब लगा। सीधा बता क्यों नहीं देते? महेश हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि कैपेबल बनने का मतलब रेडी आंसर्स लेना नहीं होता, खुद आंसर्स ढूंढना होता है। ये बात सीधे उसके अंदर उतर गई। उसे एहसास हुआ कि ये जर्नी सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की नहीं है, ये सोचने की, एनालाइज करने की और डिसीजंस लेने की भी है। उसने फिर से कागजों को देखा। अगर प्लान जारी रहा तो किसी ने उसे पूरा किया होगा। शायद, महेश ने कहा, या शायद वो खुद। आरव की आंखें फैल गईं। मतलब वो बच गए थे? महेश ने सिर हिलाया। पक्का नहीं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उस रात नदी के उस पार किसी ने अंग्रेजों की सप्लाई रोक दी थी। आरव के अंदर जैसे बिजली सी दौड़ गई। तो पॉसिबिलिटी है कि। हाँ, महेश ने कहा, लेकिन प्रूफ नहीं है। आरव कुछ देर चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, मुझे प्रूफ चाहिए। महेश ने उसे ध्यान से देखा। तुम्हें सिर्फ प्रूफ नहीं चाहिए, तुम्हें क्लोजर चाहिए। आरव ने सिर झुका लिया। वो सही कह रहा था। उसके अंदर सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं थी, एक कनेक्शन था। तो अगला कदम क्या है? महेश ने कहा, नदी के उस पार जाओ। वहां एक पुराना गांव है। वहां के कुछ लोग अभी भी ये कहानी जानते हैं। आरव ने बिना देर के कहा, मैं जाऊंगा। सूरज अब पूरी तरह ढल चुका था। अंधेरा फैल रहा था, लेकिन आरव के अंदर क्लैरिटी बढ़ रही थी। उसने महसूस किया कि केपेबल बनने का एक और एस्पेक्ट है, अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना। हर चीज क्लियर नहीं होगी, हर आंसर तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आगे बढ़ना पड़ेगा। उसने अपने बैग को कसकर पकड़ा और नदी की तरफ बढ़ा। पानी ठंडा था, रास्ता आसान नहीं था, लेकिन उसके कदम नहीं रुके, क्योंकि अब यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह उसकी पहचान बनती जा रही थी। और उसे यह एहसास भी नहीं था कि नदी के उस पार जो सच उसका इंतजार कर रहा है, वो सिर्फ उसके परदादा के बारे में नहीं, बल्कि उसके खुद के अंदर छुपी असली ताकत के बारे में भी होगा। नदी का पानी कमर तक आ रहा था। रात गहरी हो चुकी थी और आसमान में चांद आधा था, लेकिन उसकी रोशनी पानी पर पड़कर रास्ता दिखा रही थी। हर कदम के साथ ठंड शरीर में उतर रही थी, लेकिन आरव के अंदर जो आग जल रही थी उसने उस ठंड को जैसे बेअसर कर दिया था। वो धीरे धीरे दूसरी तरफ पहुंचा।
सांस तेज चल रही थी, कपड़े भीग चुके थे, लेकिन उसके चेहरे पर थकान से ज्यादा एक अजीब सा दृढ़ निश्चय था। नदी के उस पार गांव छोटा था, लेकिन वहां की हवा अलग थी, जैसे हर चीज कुछ कह रही हो, बस सुनने वाला चाहिए। आरव ने रात वहीं एक छोटे से मंदिर के बाहर बिताई। पत्थर की सीढ़ियों पर बैठा उसने अपनी नोटबुक निकाली। उसने लिखा, डे 27, फियर, कोल्ड, अनसर्टेनिटी, स्टिल मूविंग। वो खुद को पढ़कर हल्का सा मुस्कुराया। शायद यही केपेबल बनने की शुरुआत है। सुबह जब सूरज उगा तो गांव धीरे धीरे जागने लगा। कुछ लोग उसे देखकर हैरान हुए, लेकिन कोई ज्यादा सवाल नहीं पूछ रहा था। वो एक बुजुर्ग के पास गया जो चबूतरे पर बैठे थे। नमस्ते, मुझे आपसे कुछ पूछना है, आरव ने विनम्रता से कहा। बुजुर्ग ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोले, पूछो, क्या आप रघुवीर सिंह को जानते हैं? बुजुर्ग कुछ पल चुप रहे। उनकी आंखों में जैसे कोई पुरानी याद चमक उठी। तुम कौन हो? मैं उनका परपोता हूं। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। बहुत देर कर दी तुमने आने में। आरव का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। मतलब आपको कुछ पता है? बुजुर्ग ने सिर हिलाया। मैं छोटा था तब, लेकिन उस रात जो हुआ वो आज भी याद है। आरव ध्यान से बैठ गया। उस रात नदी के उस पार गोलीबारी हुई थी। हम सब डर गए थे, लेकिन देर रात एक आदमी आया, घायल, थका हुआ, लेकिन आंखों में आग थी। रघुवीर? आरव ने धीरे से कहा। हां, बुजुर्ग बोले। वही था। उसने हमसे पानी मांगा, थोड़ा सहारा लिया, लेकिन रुका नहीं। क्यों? क्योंकि उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ था। आरव की सांसें तेज हो गईं। फिर वो कुछ लोगों को लेकर जंगल की तरफ गया और अगली सुबह खबर आई कि अंग्रेजों की सप्लाई रुक गई। आरव की आंखों में चमक आ गई। मतलब उन्होंने प्लान पूरा किया? हाँ, बुजुर्ग ने कहा, लेकिन उसकी कीमत भी चुकाई। क्या हुआ उनके साथ? बुजुर्ग कुछ पल चुप रहे। वो वापस नहीं आए। ये सुनकर आरव का दिल भारी हो गया, लेकिन इस बार वो दुख के साथ गर्व भी महसूस कर रहा था। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक अपना काम किया, बुजुर्ग ने धीरे से कहा। वो सिर्फ लड़ नहीं रहे थे, वो सिखा रहे थे कि इंसान कितना कैपेबल हो सकता है। आरव चुप रहा। उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा था। उसे महसूस हुआ कि वो जिस आंसर की तलाश में था वो सिर्फ ये नहीं था कि रघुवीर के साथ क्या हुआ। असल आंसर ये था कि उन्होंने कैसे जिया। उसने अपने आप से पूछा, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूं? लेकिन इस बार सवाल के साथ डर नहीं था, क्लैरिटी थी। वो कुछ देर वहीं बैठा रहा, फिर उठा। उसने बुजुर्ग से कहा, धन्यवाद, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। बुजुर्ग मुस्कुराए। नहीं बेटा, तेरे परदादा ने बदली है। वापस लौटते समय नदी पार करना अब उतना मुश्किल नहीं लग रहा था। पानी वही था, ठंड वही थी, लेकिन आरव बदल चुका था। गांव पहुंचते ही दादा आंगन में बैठे मिले। उन्होंने आरव को देखा और बिना कुछ पूछे समझ गए कि वो जवाब लेकर लौटा है। मिल गया? आरव ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन जो मिला वो मैं सोच भी नहीं सकता था। वो दादा के पास बैठ गया और पूरी कहानी सुनाई। दादा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो दुख के नहीं, गर्व के थे। वो सच में अलग थे, उन्होंने धीरे से कहा। आरव ने डायरी उठाई और आखिरी पन्ना खोला। उसने वहां लिखा, आपकी कहानी अधूरी नहीं थी, हम ही उसे समझ नहीं पाए थे। उसने आगे लिखा, आपने दिखाया कि कैपेबल बनने का मतलब हर फील्ड में परफेक्ट होना नहीं, बल्कि हर सिचुएशन में खड़े रहना है, सीखते रहना है, गिरकर उठना है और अपने पर्पस के लिए आगे बढ़ते रहना है। उसने पेन नीचे रखा। अब उसे समझ आ चुका था, कैपेबल होना कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। उस दिन के बाद आरव की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वो अब सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा था। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, उन्हें स्किल्स सिखाना शुरू किया, कम्युनिकेशन, डिसिप्लिन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। वो खुद भी सीखता रहा, किताबों से, लोगों से, एक्सपीरियंस से। कभी वो गिरता, कभी भटकता, लेकिन अब वो रुकता नहीं था। एक दिन काव्या ने उससे पूछा, भैया क्या तुम अब कैपेबल बन गए हो? आरव मुस्कुराया, नहीं, लेकिन मैं बन रहा हूं। कब बनोगे? उसने आसमान की तरफ देखा। जब तक सीखता रहूंगा तब तक बनता रहूंगा। दादा ने पास बैठकर कहा, और यही सबसे बड़ी जीत है। आंगन में वही पुराना संदूक रखा था, लेकिन अब उस पर धूल नहीं थी। उसके अंदर सिर्फ एक डायरी नहीं थी, एक विरासत थी। और अब वो विरासत सिर्फ एक नाम तक सीमित नहीं थी, वो एक सोच बन चुकी थी, एक ऐसा विचार
कि हर इंसान, चाहे वो किसी भी हालात में पैदा हुआ हो, अगर वो सीखने, बदलने और आगे बढ़ने का फैसला कर ले तो वो हर फील्ड में कैपेबल बन सकता है। और शायद यही असली आज़ादी है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और धन्यवाद आपका कहानी एंड तक सुनने के लिए।